इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। हिमाचल की बात में आज हम बात करेंगे घाटे में चल रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम की। चलिए आपको बता दें कि इसके अलावा हिमाचल में चलने वाली निजी टूरिस्ट बसों की दिल्ली से मनाली, दिल्ली से धर्मशाला या दिल्ली से शिमला के लिए कई प्राइवेट टूरिस्ट बसें चलती हैं, लेकिन उनकी और एचआरटीसी की वॉल्वो बसों के किराए में काफी अंतर होता है। अमूमन देखा जाता है कि प्राइवेट टूरिस्ट स्लीपर बस का किराया और एचआरटीसी वॉल्वो बस की सिटिंग सीट के किराए बराबर होते हैं, इसीलिए यात्री प्राइवेट बसों में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस पूरे विषय में एक सवाल है कि क्या ये प्राइवेट टूरिस्ट बसें हिमाचल सरकार को स्टेज कैरियर टैक्स दे रही हैं? सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्टेज कैरियर टैक्स होता क्या है। कोई बस अगर किसी रूट पर जाती है तो उसे रास्ते में पड़ने वाले स्टॉपेज का टैक्स देना होता है। जहां जहां का रूट तय होता है उस बस को वहां का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ये बसें ऐसा नहीं करती हैं क्योंकि इन्हें एक मुश्त टूरिस्ट परमिट मिला होता है, जिसके लिए ये प्राइवेट टूरिस्ट बसें ग्रुप बुकिंग ही ले सकती हैं, एक एक यात्री का टिकट नहीं काट सकती हैं। सवाल यही है कि इनके लिए क्या प्रावधान है। वहीं स्टेज कैरियर पर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी बचते हुए नजर आए और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। विभाग है हमारे पास सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ स्टेज जो टैक्स है उसको लेकर जो प्राइवेट बसेस हैं वो काफी बड़ा घपला कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा मसला है जी, जो अभी चल रहा है, इसको फिर अलग से डिस्कस कर लेते हैं जी। विभाग के साथ साथ आपके पास और भी विभाग है हमारे पास सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ स्टेज जो टैक्स है उसको लेकर जो प्राइवेट बसेस हैं वो काफी बड़ा घपला कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा मसला है जी, जो अभी चल रहा है, इसको फिर अलग से डिस्कस कर लेते हैं जी। तो देखिए, निजी टूरिस्ट बसें घाटे में नहीं है, लेकिन एचआरटीसी की अगर बात कर ली जाए तो एचआरटीसी घाटे में चल रही है और इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या प्रावधान है उसी पर आज हम ये पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संदीप साख्यान कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी आपका बहुत स्वागत है। विवेक शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक शर्मा जी आपका बहुत स्वागत है। और अनुराग शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, शुरुआत आपसे ही होगी। अभी हमने मुकेश अग्निहोत्री जी को भी सुना, हालांकि वो बचते जरूर नजर आए, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को काफी बड़ा मुद्दा माना है। लेकिन क्या प्रावधान है सरकार की तरफ से एचआरटीसी को घाटे से उबारने के लिए? ऐसा कुछ उन्होंने जिक्र नहीं किया है। सरकार की जवाबदेही क्या बनती है? जी, आप सबको मेरा प्रणाम है जी, मेरा वंदन है। मैंने ये देखा कि जो माननीय हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, और वो किसी कार्यक्रम में जा रहे थे और आपके जो वहां पे रिपोर्टर थे वो चलते चलते से उनसे एक सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने कहा कि ये बड़ा मसला है और इसके बारे में जवाब बाद में दिया जाएगा, इसको बाद में इसको टेकअप किया जाएगा। क्योंकि एक तो मैं ये समझता हूं कि पत्रकारिता की ये मर्यादा नहीं है कि जिस तरह से वो डिप्टी सीएम साहब या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब चल रहे हैं और उसी तरह से चलते चलते वो किसी और आयोजन के लिए जा रहे हैं और बीच के अंदर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, तो एक माइंड ऑफ स्टेट जो होता है उस आदमी का जो रहता है सोचने का नजरिया वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो इस तरह से नहीं, उनके ऑफिस में कार्यालय में जाके आप पूरी जानकारी या पुख्ता जानकारी ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता। बाकी इसके विषय के ऊपर अगर आपने जो आज का विषय रखा है, जो आप ये कह रहे हैं कि स्टेट कैरियर टैक्स के बारे में मैं कह रहा हूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अभी 6 दिन पहले यहां पे कुछ बसेस हमने पकड़ी थी और जिससे हमने 90,000 रुपया प्रदेश सरकार ने पैसा लिया था। एचआरटीसी के घाटे की बात अगर आपने बीच में करी है, मैं एचआरटीसी के घाटे की बात करें इस साल, देखिए एचआरटीसी जो है वो एक वेलफेयर स्टेट का साधन है और एचआरटीसी के अंदर हिमाचल प्रदेश का 10% आबादी प्रतिदिन जो है वो सफर करती है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश की 10% आबादी जो है एचआरटीसी के अंदर कर रही है और वो एक वेलफेयर स्टेट का साधन है, ये ध्यान रखना अभी इस बात का। सरकार चाहे कांग्रेस की रहे चाहे भारतीय जनता पार्टी की रहे, तो इस साल में हमने 9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है वो स्टेट को कमा के दिया है एचआरटीसी ने। और रही बात, हाँ कुछ एक चीजें हैं जो बाहर से गिनी चुनी बसें बाहर से आती हैं और वो स्टेट टैक्स नहीं देती हैं, तो उसके लिए विधिवत रूप से कानून बने हैं और उन कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है और किस तरह से टैक्स किया जाता है।
अभी शिमला के अंदर पिछले दिनों विंटर कार्निवल चल रहा था, तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे निजी वाहन, बसों के अलावा निजी वाहन भी पकड़े गए हैं और उसके अंदर 92,000 रुपए का जो था उनको जुर्माना किया गया है और वो सारा के सारा पैसा जो है वो हमने सरकार के रेवेन्यू के अंदर डाला है। तो ऐसा नहीं है, ये एक तरह का जो स्टोरी है, अभी कितना डाटा बाद में डिस्कशन के अंदर उभर के आता है, मैं उन बातों के लिए जवाब देने के लिए। बाकी एक बात मैं साफ कहता हूं, हमारी जो सरकार है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, चाहे वो आपका कोई भी आईपीएच विभाग हो, जल शक्ति मिशन विभाग हो या ट्रांसपोर्ट विभाग हो, चाहे मेडिकल विभाग हो, कोई भी हमारा कार्यालय, कोई भी हमारा डिपार्टमेंट है, कोई भी मंत्रालय है, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी सूची आपके पास है तो मीडिया के लोगों की जिम्मेदारी भी बखूबी बनती है कि वो सूची जो है वो उपलब्ध कराई जाए कि कौन सा संदीप जी, जिम्मेदारी बनती है, उन्हीं जिम्मेदारियों को हम निभा रहे हैं, तभी आज हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नहीं, तो मैं ये बता रहा हूं ना कि कौन सा सोर्स है, कि कौन सी बसें हैं, उसकी लिस्ट हमें दे दी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 5 दिन पहले आपके चैनल के ऊपर 4:30 बजे यहाँ हम बहस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, आपका ठियोग में जो अपना जल शक्ति विभाग का कोई घोटाला वहां पे हुआ था, 4:30 बजे यहाँ पे हमने चर्चा की है और 5:30 बजे मेरे को उसकी नोटिफिकेशन, उसके ऊपर क्या एक्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या थी, वो सारी के सारी हमने मीडिया को दिखा दी थी। यहाँ चर्चा चल रही थी उस विषय के ऊपर, यहाँ चर्चा करने का जो असर है वो धरातल पर नजर आ रहा है। संदीप जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विवेक शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। ऐसी कोई लिस्ट मीडिया के पास है, आप माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को दीजिए, आप हमें दीजिए कि कौन सी बसें हैं, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। चलिए, ठीक है। विवेक शर्मा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगी। विवेक जी, ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम हिमाचल में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट वाली सरकार है, किसी तरह की कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हमने छिपा के जनता से रखी हो। आप बात करिए, आप हमें लिस्ट लाकर दे दीजिए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। फिर भी एचआरटीसी घाटे में चल रही है, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है, सरकार को हर दिन 15 से 20 लाख रुपए का अगर कहा जाए तो नुकसान हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आ रहा है वो स्टेज करियर का निकल के सामने आ रहा है। अपूर्वा जी नमस्कार जी। ये वास्तविकता में हिमाचल प्रदेश की जो सरकार के जो कार्य पद्धति है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार आत्मनिर्भर करने के नाम के ऊपर 0 से 5 किलो का जो सामान है, घरेलू सामान ले जाने के लिए भी 1/4 टिकट ले रही है लोगों से, ताकि प्रदेश का रेवेन्यू जनरेट हो जाए। सरकार अपना 50 वर्ष का जश्न मनाती है, स्वर्ण जयंती एचआरटीसी की। 12,000 कर्मचारी सड़क पर खड़े हो जाते हैं, 1500 करोड़ की उनकी देनदारियां हैं, उनके ओवरटाइम, उनके नाइट ड्यूटीज, उनके एरियर्स, उनकी पेंशन, उनके जीपीएफ, उनके मेडिकल रिबर्समेंट्स के पेंडिंग बिल पड़े हैं। ये एचआरटीसी की वास्तु स्थिति है। जबकि सरकार के बेड़े में आज की डेट में 3180 बसें हैं और प्राइवेट बेड़े में 8292 बसें। 18 सितंबर 2024, अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, 168 बसेस के रूट्स इन्होंने प्राइवेटाइज किए हैं और ये कहते हैं कि हम एचआरटीसी को लेकर के बहुत ज्यादा संजीदगी में हैं। सरकार, प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है ग्रीन स्टेट प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश का, उसमें उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात की है। आज शिमला की खबर है, 17 बसें शिमला में सड़क के किनारे खड़ी हैं, जिनकी रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स के ऊपर सरकार के पास कोई योजना नहीं है, उनकी वर्कशॉप में उनके टेस्ट टेक्नीशियंस नहीं है। ये इस सरकार की संजीदगी है। 15 जनवरी 2024 को, यानी कि आज से 3-4 दिन के बाद, ये स्वराज माजदा छोटी बसें थी एचआरटीसी की, जो पहाड़ी क्षेत्र के लिए चलती थी। इलेक्ट्रॉनिक बसें लंबी हैं, वो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश का 40% क्षेत्र ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक बसों की वायबिलिटी नहीं बनती है, सड़कें छोटी हैं। उनमें 2005 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत जो बसें मिले थी, वो 15 वर्ष का कार्यकाल समाप्त करके 15 तारीख को खड़ी हो जाएंगी। सरकार के पास कोई योजना नहीं है। उसी विषय पे मुकेश अग्निहोत्री जी ने अभी गडकरी जी से पैसे मांगे हैं जाके दोबारा। हालत यह है कि एक तरफ तो प्रदेश में ही कर रहे हैं, लेकिन दरियादिल भी बहुत है ये सरकार, बहुत दरियादिल। मैं 2015 में जो जमीन इन्होंने अपना 2.60 मतलब 2,60,000 रुपए में खरीदी थी, 8 साल के भीतर 2023 में 6,72,61,266 रुपए में एचआरटीसी ने खरीद ली। ये इनकी दरियादिली है। तो जहां इन्होंने जो भ्रष्टाचार करते हैं,
ठीक है विवेक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अनुराग शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, इसीलिए मैं सबसे आखिरी में आपके पास आ रही हूं। आपने संदीप जी को भी सुना, आपने विवेक जी को भी सुना, और जब प्रश्नकाल चल रहा था, सदन की कार्यवाही चल रही थी, तब जब ये प्रश्न उठा था एचआरटीसी के मुद्दे को लेकर, तब डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया था कि 96% जो रूट है वो घाटे में चल रहा है। दोनों की बातें आपने सुनी, क्या ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है आपको? क्योंकि आप तो धरातल पर भी आप तमाम ये रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। देखिए अपूर्वा, सबसे बड़ी बात, पहले मैं संदीप सांख्यान जी का जवाब देना चाहूंगा। जो पहली बात इन्होंने कही कि कोई भी रिपोर्टर कब पूछता है और कहां पूछता है, उससे उस सवाल की संजीदगी खत्म नहीं होती, पहला जवाब है। क्योंकि जब रिपोर्टर को जो जहां पर जगह मिलेगी वो वहां पूछेगा। या तो ये कह दें, या ये कह दें कि हमारे मंत्री से सिर्फ ऑफिस में ही पूछना है, तब वो पूछें, तो उनके मिलने के लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए, फिर हम सिर्फ केवल और केवल इनके हर बार ऑफिस के बाहर बैठे हुए मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, जहां तक बात कर रहे हैं हम स्टेज करियर की, जो विवेक जी बोल रहे हैं वो सिर्फ एचआरटीसी तक सीमित है। ये एचआरटीसी तक सीमित नहीं है ये मुद्दा। अगर आप ये देखोगे, ये स्टेज करियर की बात है जिसमें हिमाचल का राजस्व जुड़ा हुआ है। इसमें हिमाचल को जो लगातार टैक्स मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। इसमें क्या है, इसमें गोलमाल क्या है, आपको मैं वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वो तस्वीर का दूसरा रुख है। जैसे कोई एनपी परमिट लेता है, नेशनल परमिट लेता है, वो 3 लाख रुपए जमा करता है और 3 लाख रुपए लेकर उसको पूरी खुली छूट मिल जाती है, वो कहीं भी जाए पर कहीं भी आ जाए। ये बात तय रही। परंतु बात ये है कि कोई भी गाड़ी जब स्टेज टैक्स देती है तो उसको हर स्टेशन का टैक्स देना पड़ता है, भले ही वो कहीं भी हो। जैसे मैं हिमाचल की बात करूं, शिमला से बात करता हूं, शिमला से पहले शोघी आता है, शोघी के बाद कंडा घाट आता है, कंडा के बाद सोलन आता है, सोलन के बाद परवाणु आता है। तो हर जगह की स्टेजेस हैं, तो उनके टैक्स देने होते हैं। कितने रुपए का जो घाटा है वो हर स्टेज पर हिमाचल सरकार को पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि यात्री जो खड़े होकर जो ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, आप कमाल की बात ये देखिए, अब जिस तरह से ऑनलाइन की व्यवस्था बढ़ रही है, जिस तरह से लोग ऑनलाइन में व्यवस्थित हो रहे हैं, तो अब आने वाला समय और गंभीर हो जाएगा। आप ये बात को नोट करिएगा अपूर्वा, कि आने वाले समय में कोई भी बस स्टैंड नहीं जाएगा और उससे राजस्व को घाटा जो आपका अड्डा टैक्स है वो तो गया ही गया, प्लस स्टेज टैक्स गया, प्लस जो गाड़ी 1500 रुपए देकर टैक्स देकर 1 दिन का परमिट लेकर आती है, वो 3 दिन धर्मशाला में खड़ी रहती है, 4 दिन मनाली में खड़ी रहती है, 5 दिन आपकी शिमला में खड़ी रहती है, वो खड़ी रहेंगी। उसके बाद वो बसें जो हैं वो आधे आधे रास्ते में, वो बस स्टैंड नहीं घुसती भले ही, पर वो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है कि हम यहाँ पर मिलेंगे। कर्म को जो जाने वाला है आदमी, वो वहां पर खड़ा हो जाता है और वो चल जाता है। उसे नहीं पता कि पीछे से जो ये खेल है, ये कितना बड़ा खेल है और कैसे खेला जा रहा है। इसमें बहुत से बसेस ऐसी भी हैं जो एक ही नंबर पे 4-4 लोकेशन पर चलती हैं, 1500 रुपए पे वो 4 अलग लोकेशन पे जा रही हैं। इस तरह का घोलमाल जो है वो प्राइवेट वेंडर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार को भी घाटा है और उसी तरह से जो है वो एचआरटीसी को भी घाटा है। जी ठीक है। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त। तो संदीप जी, घाटा तो देखिए है और ये चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इस चीज से नकारा नहीं जा सकता। प्रावधान क्या है, कैसे इन चीजों को कम किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, पहले मैं तो अपने अनुराग भाई जी का जवाब देना चाहता हूं। अनुराग जी, मंत्री जी से जो सवाल पूछा गया, आप उनके कार्यालय में पूछ सकते हैं, आप कहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन उस टाइम मंत्री जी भी एक माइंड है, एक दिमाग है, वो कब किस तरह से जवाब दे पाएंगे, किस कार्यक्रम की व्यवस्था में है, उसके हिसाब से ही जवाब दे पाएंगे। उन्होंने कह दिया कि ये बड़ा मसला है, इसको बैठ के बात करेंगे। उन्होंने डिनाई नहीं किया इस चीज को। तो मेरा बोलने का मतलब, आप एक चीज को लेके और उसको डिबेट बना देंगे, ये ठीक है, आप लोग उसको अपने ढंग से, अपने जो भी आपकी मीडिया की गरिमा है उसके हिसाब से चलाएं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब मैं आना चाहता हूं तो संदीप जी इसी पे एक सवाल मेरा आपसे, तो क्या वापस से मुकेश जी वहां पे बुलाएंगे उस रिपोर्टर को, हमारे रिपोर्टर को वापस से बुलाएंगे अपने ऑफिस में, समय देंगे, बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पे? उन्होंने कहा कि बैठ के बात करने का। मैं मुकेश जी से अनुरोध करूंगा, सुनिए मेरी बात, मैं मुकेश जी से अनुरोध करूंगा कि आप और टाइम टू टाइम, जब भी एचआरटीसी की होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कोई भी बैठक होती है, कोई भी कार्य प्रणाली होती है, हम उसको मीडिया के अंदर ब्रीफ करते हैं। और आपको देखा, अभी जब भी हमारी कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी एचआरटीसी से रिलेटेड और भी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी गतिविधियां, हम उनको मीडिया के अंदर ब्रीफ करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई खामी आपको दिखाई देती है तो आपके पास सूचना का अधिकार है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ले सकते हैं, एक आम आदमी ले सकता है, हम भी उससे जानकारी ले सकते हैं।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आदमी जब किसी कार्यक्रम में जा रहा है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो देश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब है, चाहे कोई भी है, लेकिन वो किस व्यवस्था में है और किस व्यवस्था के कारण रिपोर्टर उनसे सवाल पूछता है और उसके ऊपर इस तरह से कहना, तो मैं ये उचित न्याय नहीं है। तो मेरा ये समझना है। मुद्दे पे आ जाते हैं, प्रावधान क्या है, सरकार आगे क्या एक्शन ले रही है इस पूरे मसले पर? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात जो इन्होंने एचआरटीसी के बारे में कही, मैं विवेक शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, बड़े भैया ये जितना भी एचआरटीसी का है, आप अगर एचआरटीसी कोई ये 2 सालों के अंदर नहीं चली है, एचआरटीसी का जो ये अपने 50 साल हो गए एचआरटीसी को चलते हुए, और जो स्वर्ण जयंती समारोह पीटर हॉफ के अंदर मनाया गया था, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। और उसके अंदर हमने वहां पे एचआरटीसी के यूनियन, ड्राइवर्स, कंडक्टर, जो लोग थे या उनका जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट भी था, उन सब ने अपनी अपनी बातें रखी और वहां पे बाकायदा उन चीजों को एडमायर किया गया, एडमिट किया गया। और उसके अंदर बहुत सी जो हमारे उनके पेंडिंग ड्यूज थे वो हमने 31 दिसंबर तक दे दिए हैं। अभी उनका चाहे ओवर टाइम था या कोई और ड्रेसेस की समस्या थी और कोई भी ओवर ड्यूज थे, वो हमने कर दिए। और मैं जिस जिला से आता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पहली बार हुआ है कि बिलासपुर के अंदर, बिलासपुर में पहली बार ओवर टाइम जो है वो खत्म किया गया है एचआरटीसी। इतना जबरदस्त मैनेजमेंट बिलासपुर के जो डीडीएम साहब हैं उन्होंने यहाँ पे करके दिया और ही वाज अवॉर्डेड फॉर दैट आल्सो। और उसके बावजूद मैं बोलता हूं कि 31 मार्च तक जो बचे हुए एचआरटीसी के ड्यूज हैं वो सारे के सारे जो हैं 31 मार्च तक। ठीक है, विवेक जी जवाब देना चाह रहे हैं, विवेक जी जवाब देना चाह रहे हैं। विवेक जी अगली बात पे आता हूँ, सुन लीजिए आप। एसटीए की बात अभी रह गई है। हाँ, ये जो कह रहे हैं कि 4 दिन बस खड़ी रहती है, वॉल्वो आती है, इसके अंदर जो टैक्स का प्रावधान है कि उन्होंने ऑल इंडिया टैक्स दे दिया है और हिमाचल का स्टेट कैरी टैक्स नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हमने इस चीज को पकड़ा है, इस चीज को नोट किया है और नोट करने के बावजूद अभी 6 दिन पहले 90,000 रुपए की टैक्स कलेक्शन की है। हाँ, ऑनलाइन के साथ जो आते हैं इसमें थोड़ी सी खामियां हैं, सिस्टम के अंदर खामियां हैं, वो मैं बताता हूं क्या खामियां हैं। मैं ये बता रहा हूं, आप देखिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है वो जो प्राइवेट रूट के लोग लेके आते हैं, मान लीजिए उन्होंने दिल्ली से शिमला के लिए सवारी ली है और सवारी चंडीगढ़ में गेट डाउन आती है, तो दे आर नॉट परमिसिबल कि वो चंडीगढ़ से सवारी ले, लेकिन वो ले लेते हैं। उस चीज के ऊपर कड़ी दृष्टि रखने की आवश्यकता है, जो स्टेट के लिए नुकसान होता है। दूसरा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। इक्वली सर देखिए, समय हमको इक्वली देना है सबको। ठीक है संदीप जी, नहीं, 1-2 बातें इसमें रह गई है। एक चीज इसी विषय पे आ रहा हूं। एक चीज इसमें रह गई कि मान लीजिए वहां पे प्राइवेट बसेस के आते हैं, वो थोड़े से लॉ वायलेशन करते हैं क्योंकि वो ड्रेस नहीं पहनते, सवारियों की जो लिस्ट होती है वो नहीं रखते। उस चीज के ऊपर हमारी बड़ी पैनी दृष्टि है। मैं लौटूंगी आपके पास सर, मैं लौटूंगी आपके पास। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ और भी सर पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, इक्वली सबको समय देना पड़ेगा। विवेक जी। जी, दो विषय जो सांख्यान जी ने कहा, एक तो उन्होंने कहा कि जो माइंड ऑफ स्टेट है व्यक्ति का वो डिफरेंट होता है जब उससे सवाल पूछा जाए। ये शायद ये भी मुकेश अग्निहोत्री जी को जानते हैं, आपके एंकर साहब भी जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ही इज वेरी शार्प। जिस चीज को उन्होंने निपटाना होता है, इट डजंट टेक मच टाइम। मैं बताता हूं, ये 18/9/2023 का ये श्वेत पत्र है जो इन्होंने विधानसभा में पढ़ के सुनाया था और हमें गाना भी सुनाया था, हमारे विरोध में था ये कि तू नहीं बोलती, तेरे कोई और बोलता। मैं भी सांख्यान जी से पूछना चाहता हूं कि अब आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलता? दिक्कत यह है, मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि दिल्ली के बड़े नेताओं की गाड़ियां हैं वो जो आती हैं। दिक्कत यह है कि पंजाब के बड़े नेताओं की और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदारों की गाड़ियां हैं जो यहाँ पे चलती हैं रूट्स के ऊपर। और मोर ओवर जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है उसका इशू प्रॉफिटेबिलिटी है, सेफ्टी नहीं है। दैट इज नॉट सेफ्टी। और यही कारण है कि उन गाड़ियों की इंश्योरेंस, उनकी जो अदर पैरामीटर्स हैं, गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट, उनके पोल्यूशन सर्टिफिकेट, जो आम आदमी को तंग किया जाता है या एक हिमाचल प्रदेश के लोकल ऑपरेटर को तंग किया जाता है, वो इनकी एप्लीकेबल क्यों नहीं होते? जाते तो उसी सड़क से हैं जिस सड़क से बाकी जाते हैं, ठीक है, बस अड्डे में नहीं जाती हैं, वो एक अलग इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही यूज करती हैं जो बाकी यूज करते हैं। लेकिन सरकार का विषय रेवेन्यू कलेक्शन करना है हिमाचल प्रदेश के लोगों से, बाहर के लोगों से नहीं। आज की खबर है, मैं बताता हूं, हिमाचल प्रदेश में जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर अब जो गुड्स टैक्स की वसूली का डंडा आने वाला है, जिसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2024। अब विद फाइन गवर्नमेंट उसको रिकवर करने जा रही है, उनके ट्रक सीज किए जाएंगे। आखिर क्यों? हिमाचल के ऑपरेटर्स के प्रति एक दूसरा दृष्टिकोण और बाहर के ऑपरेटर्स के प्रति एक दूसरा दृष्टिकोण। ऐसा क्यों? उसके पीछे कारण है।
दिल्ली में बड़े बड़े सरमाएदार लोग बैठे हैं जो राजनीतिक संरक्षण में हैं। मैं नहीं कहता किसी विशेष दल के हैं, किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, लेकिन उनको सहयोग और अपनों के साथ ये दुर्व्यवहार आखिर क्यों? प्रश्न ये है, प्रश्न ये है। ठीक है, ठीक है, ठीक है विवेक जी। अनुराग जी, जी फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए अपूर्वा, सबसे बड़ी बात मैं एक कमेंट जरूर देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सांख्यान जी आप कहिएगा, लेकिन पहले अनुराग जी से मैं एक सवाल ले लूं। हाँ जी। जी बिल्कुल अपूर्वा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हिमाचल में अगर हम ओवरऑल पूरे कॉन्सेप्ट को देखें और पूरी डिबेट को देखें, तो हमारा डिबेट का पर्पस है कि हिमाचल का नुकसान हो रहा है या नहीं। इसमें ये डिबेट का प्रश्न नहीं है कि मैंने इसको नीचा दिखाना है, इसने इसको नीचा दिखाना है। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल का नुकसान हो रहा है। पहली बात, हिमाचल के यात्रियों को असुरक्षा की भावना हो रही है, क्योंकि कोई भी गाड़ी कहीं भी बिना इंश्योरेंस के अगर गाड़ी ठुक गई और उसमें से जो जान माल की हानि होगी, कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होगा। दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अगर इस तरह का राजस्व बाहर को मूव हो रहा है, और वो कितने का मूव हो रहा है, हर बार जैसे सांख्यान जी ने अभी कहा कि वो गाड़ी 2 या 3 दिन खड़ी होती है, 2 या 3 दिन नहीं, वो एवरीडे के 1500 रुपए होने चाहिए, परंतु वो एक ही बार देती है। वो 3 बार देना चाहिए, उसको एवरीडे देना चाहिए था। जितने दिन वो रह रही है यहाँ पर हिमाचल में, वो एक ही दिन देती है और जाते हुए देती है 6 दिन तक। वो लोग लोकल टैक्सी की तरह, लोकल गाड़ियों की तरह घुमाते हैं उस गाड़ियों को। दूसरी बात, मैंने आपको बोला था नंबर प्लेट अलग बदलकर जो है वो एक ही नंबर प्लेट पे 4-4 गाड़ियां जा रही हैं पूरे हिमाचल में। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं पता, कांग्रेस को नहीं पता, सबको पता है। बहुत बड़ा संरक्षण है और बहुत बड़ा खेल है जो दोनों देख रहे हैं। और अभी तक सबसे बड़ी बात क्या है कि आम जनता का नुकसान हो रहा है। हिमाचल की जनता का पैसा जो हार्ड अर्न मनी है वो किसी और जो है वो ड्रेन हो रही है, और हिमाचल के लोगों को उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी अपूर्वा। ठीक है, सांख्यान जी। जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि पिछली बार जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे पूरब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनकी सरकारी गाड़ी जो थी उनके रिश्तेदारों के साथ चंडीगढ़ में पकड़ी जाती है। आज भाई विवेक जी बात तो कर रहे थे केसी की, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ, दिल्ली के जो बड़े राजनेताओं की बात करेंगे, दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, या हरियाणा में या राजस्थान में हमारी सरकार है जिन बड़े नेताओं की गाड़ियां आती है। हिमाचल प्रदेश का कोई भी मंत्री, कोई भी कांग्रेस का विधायक किसी भी राजनीतिक दृष्टि से किसी को भी संरक्षण नहीं देता, ये बात ध्यान रखिए। और मैं अनुराग जी से भी और विवेक जी से भी विद द फोल्डेड हैंड कहना चाहता हूं कि ये वेलफेयर स्टेट है और हमने यहाँ पे राजस्व भी बढ़ाना है और लोगों का सुरक्षा भी देखनी है और सुरक्षा के साथ उनको साधन भी देने हैं। तो ये हमारा जो बेसिक जो हमारा मुख्य मुद्दा है, हमने वेलफेयर स्टेट को चलाना है, क्यों हमने लोगों से जन्मपत्र लिया है और हमने उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा भी उतरना है। तो ये जो व्यवस्था है ये आज की नहीं है। हम इस चीज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बार बार इस चीजों को रिफॉर्म्स की तरह आगे ला रहे हैं और इसको रेक्टिफाई भी कर रहे हैं। और मैं प्रॉमिस यहां से करना चाहता हूं, लेकिन संदीप जी, इससे ये माना जा सकता है, रेक्टिफिकेशन भी करनी है सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर ये बोले कि अगर इसी 2 साल की सरकार के अंदर ये सब हुआ है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। ठीक है संदीप जी, इससे ये अब माना जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो नुकसान अब तक हिमाचल सरकार को होता रहा है निजी बसों की वजह से, वो चीजें अब रिकवर हो जाएंगी, ये हम उम्मीद करके चले? बिल्कुल होंगी। हमने ये संकल्प जो है, फाइनल कमेंट यहाँ मैं विवेक जी से लेना चाहूंगी, उसके अंदर हमने संकल्प भी लिया है। संदीप जी ठीक है, फाइनल कमेंट विवेक जी आपसे। विपक्ष के तौर पर क्या भूमिका बीजेपी आगे इस पूरे मुद्दे पर रखने वाली है अपनी? जिस समय माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी नेता प्रतिपक्ष थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो बहुत शोर मचाते थे कि हिमाचल प्रदेश के नंबर की गाड़ियां दिल्ली और बॉम्बे में घूमती हैं, हमें रेवेन्यू लॉस हो रहा है, हम उनकी रिकवरी करेंगे, वो वीआईपी नंबर भी ले गई। मुझे बताइए उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई सरकार ने 2 साल में, और कौन से सेशन में उसको ऑन टेबल किया? ये कुछ नहीं करना चाहते, सबके सब मिले हुए हैं, और ये जब सत्ता से बाहर होते हैं ये शोर मचाते हैं, जब कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो वही हलवा खाती है जो पीछे से बटा हुआ आता है। ठीक है संदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। विवेक जी आपका भी, अनुराग जी आपका भी, इस पूरी चर्चा में अपनी बात हम तक रखने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से कांग्रेस तो कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पूरा काम कर रहे हैं और हिमाचल की जनता को हम किसी तरह से परेशानी नहीं होने देंगे, खासतौर पर साधन के मसलों पे। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे वो कह रहे थे कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में जो राजस्व का नुकसान निजी बसों की वजह से हिमाचल सरकार को हो रहा है वो भी हम जल्द से जल्द रिकवर कर लेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं। तो आज फिलहाल चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही, और हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश।